बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने अपने दिन का आगाज़ किया होगा। तो हम शो का आगाज़ आपको पता है कि एज़ यूजुअल करते हैं अच्छी बात से। तो आज की अच्छी बात आपके साथ शेयर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की अच्छी बात मसवाक की अहमियत और इसके करने का तरीक़ाकार। वो उमूर फ़ितरत जो अंबिया में मुस्तकिल तौर पे आज तक चले आ रहे हैं, उनमें से एक मसवाक भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत बयान फरमाई। अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने का एक तरीक़ा, और ये बुनियादी तौर पर मुँह की बू को ख़त्म करने में अहम किरदार अदा करती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसवाक की इतनी ताकीद फरमाई कि सहाबा कराम को यह महसूस होने लगा कि कहीं हर नमाज से पहले मिसवाक करने का हुक्म नाजिल ना हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में तशरीफ़ लाते तो मसवाक फरमाते, सो के उठते तो वज़ू से पहले मसवाक करते। यानी आप कोशिश ये फरमाते थे कि मसवाक के इस अमल के ज़रिए से दांतों को साफ़ रखा जाए, और ये मसवाक का अमल मुंह की मुख्तलिफ़ बीमारियाँ, जिनमें ख़ास तौर पे मुंह की बू का मसला है, वो ख़त्म हो जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मसवाक करने का तरीक़ा हमें मनकूल है, उसमें यह है कि जब हमने मसवाक करना है तो ये हमारी 3 उंगलियां ऊपर की तरफ होंगी, और ये वाली उंगली और ये अंगूठा हम मसवाक को नीचे से पकड़ेंगे। मसवाक की लंबाई एक बालिश के बराबर होनी चाहिए, और जब हमने मसवाक करनी है तो हमने दानी तरफ से शुरू करना है। पहले दाईं तरफ ऊपर की तरफ मसवाक को करेंगे और ये लंबाई की रुख पे होगा, और फिर हम नीचे की तरफ करेंगे, पहले फ्रंट और उसके बाद में एंड। फिर हम बाईं तरफ की तरफ मिसवाक करेंगे, और उसके बाद फिर हम सामने के दांतों को मिसवाक करेंगे, और उसके बाद फिर ज़बान और तालू का भी मिसवाक किया जाएगा। मिसवाक का ये अमल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत करार पाई है। जी, तो आज की अच्छी बात हमने आपके साथ शेयर की। अब बढ़ते हैं अपने सेगमेंट्स की तरफ और सबसे पहले जान लेते हैं मौसम कैसा है। फरीहा इस वक्त बाहर मौजूद है। फरीहा, बताइएगा मौसम कैसा है? सर्दी की शिद्दत में इजाफे का कुछ प्रेडिक्शन की जा रही है, और स्मॉग की सूरत हाल भी बताइएगा आज शहर में। अगर आज हम बात करें शहर लाहौर के मौसम के हवाले से, तो लाहौर में जो सर्दी की शिद्दत है उसमें इजाफा देखने को नजर आ रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का मौजूदा दर्जा हरारत जो रिकॉर्ड किया जा रहा है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि जो शहर का कम से कम दर्जा हरारत है वो 9 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। जहाँ भी एक तरफ शहर में सर्दी में इजाफा देखने को नजर आ रहा है, वहीं दूसरी जानिब जो शहर में जो धुंध है वो भी खासी बढ़ चुकी है, और एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है उसमें भी कमी देखने को नहीं आ रही। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो रिकॉर्ड किया जा रहा है वो 381 है, जो कि शहर लाहौर के वासियों के लिए बहुत अनहेल्दी है। माहिरीन की जानिब से शहरियों को एहतियाती तदबीर पर अमल करने का कहा जा रहा है। माहिरीन का कहना है कि शहरी गैर जरूरी तौर पर घरों से ना निकले, और घरों से निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल करें। स्मोक की वजह से शहरियों में जो है मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां पैदा हो रही है, जिसमें स्किन पे एलर्जी हो जाती है, और जो आंखों में भी चुभन महसूस होती है, और सांस लेने में भी दुश्वारी पैदा होती है। ऐसी सूरत माहिरीन का ठीक है जी फरीहा, बहुत शुक्रिया। मौसम की सूरत हाल हमें फरीहा ने बताई कि मौसम कैसा है। ऑल्दो मौसम हम देख रहे हैं सर्दी की तरफ जा रहा है। अच्छा जी, अब अच्छी खबर एक ये है जी, कारोबारी अफराद जो कि परेशान थे कि उनकी कारोबार की जो टाइमिंग है वो महदूद की गई थी, 2 साल बाद जो है मुकम्मल तौर पर इस चीज़ की आज़ादी महकूंगी दे दी गई है। अब आप 24 घंटे आराम से अपने कारोबार कर सकते हैं। तमाम दुकानें, मार्केटें अब 24 घंटे खुली रहेंगी, ये जो है बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया गया है। और अगर हम देखें मौजूदा शहर में कोरोना की सूरत हाल तो ख़ासी बेहतर हो चुकी है। आज जो अभी हम अपडेट शेयर कर रहे थे आपके साथ, उसके मुताबिक एक शख्स जो है वो कोरोना की वजह से जाँ बहक हुआ है। अब मार्केटें तो खुल गई हैं। मैं बार बार ये कहती हूँ कि जी, जब आपके लिए आसानियाँ पैदा कर दी जाती हैं तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो बढ़ जाती हैं।
तो हम इसी पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर दुरे नायाब स्टूडियो में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम दुरे, क्या हाल चाल है? कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? क्या ये मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक जो हमारी ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, ये फैसला ठीक किया गया? बिल्कुल, ये फैसला बहुत बेहतर किया गया और इससे हमारे कारोबारी तबके पे तो बहुत फ़र्क पड़ेगा, लेकिन जो हमारे शहरी हैं उनकी ज़हनी सेहत पे बहुत अच्छा असर होगा। बिल्कुल। और अगर वो इसी कोरोना SOPs को अपनाते हुए, अभी भी एहतियात बरतते हुए इस 24 घंटे की फैसिलिटी से फ़ायदा उठाए तो कोई बुरी बात नहीं है। और ये बड़ा मच अवेटेड एक डिसीजन था जो शुक्र है इस गवर्नमेंट ने कर लिया है। मौजूदा जो इनके पास इशारे हैं उस हवाले से, और वैक्सीनेशन के जो 100% अहदाफ की बात है, अब उस पर तवज्जो देना होगी। सही, लेकिन ये चीज़ हमने, जैसा कि दुरे नायाब ने भी कहा कि SOPs आपने ज़रूर फॉलो करने हैं, उसको आपने नहीं भूलना कि अच्छा जी सब कुछ खुल गया है तो अब तो ज़रूरत ही नहीं है किसी चीज़ की, अब तो कोरोना जो है मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं है जी, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ऐसे ही समझना है और बहुत ज़रूरी है कि आप जब कभी भी मार्केटों में जाएं तो जो SOPs आप फॉलो कर रहे थे उसको आप फॉलो करते रहें। टॉप स्टोरीज़ की तरफ बढ़ते हैं। पहली खबर है जी, मेगा मंसूबे गले पड़ गए, LDA को फंड्स की शदीद किल्लत का सामना है। कम उम्र गाड़ियां और मोटरसाइकिलें देने वाले वालिदैन होशियार हो जाएं। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के ज़ेरे तमाम स्कूल प्रोग्राम का आगाज, सरकारी स्कूलों में तलबा को मुफ्त दूध की फराहमी होगी। जी तो नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज जो कि आप जान चुके हैं। अगर सफ़र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो ज़रूर एहतियात के साथ सफ़र कीजिए। हम अपनी खबरें ज़रूर डिस्कस करेंगे, फ़िलहाल एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हम अपनी खबरों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज की लीड स्टोरी है जी हमारे डेली सिटी 42 की, दुरे नायाब की ही ये खबर है। शहर के मेगा मंसूबे हैं, बड़े मंसूबे हैं जिनको फंड्स की किल्लत का सामना है और 7 अरब जारी करने की इस्तदा की गई है। सबसे पहले तो दुरे नायाब ये बताएगा कौन कौन से मंसूबे इसमें शामिल हैं और फंड्स की किल्लत की वजह से किस हद तक के मंसूबे मुतासर हो सकते हैं। अच्छा देखें जी, एक तो मेगा प्रोजेक्ट्स जो 3 बड़े इंपॉर्टेंट हैं इनके, जिसमें शेरावाला है, शाकाम है और गुलाब देवी, जिसका इस रवा माह इन्होंने ऐलान भी कर रखा है कि हम उसको ट्रैफिक के लिए खोल देंगे। खैर वो तो उसका फेज़ 1 है। फेज़ 2 में इन्होंने ब्रिज की एक्सपेंशन भी करनी है। अब फंड्स जो इनको जारी किए गए थे वो तो तकरीबन इनके पास ख़त्म हो गए हैं, वो सारे एग्जॉस्ट हो गए हैं, फंड्स इनके पास नहीं है। अब समझिए आपके उधार पे ठेकेदार तमाम काम चला रहे हैं और LD भी तरले मिनते कर रहा है कि जी काम चलता रहे, लेकिन फ़ंड्स की फराहमी, अगर ये सप्लाई लाइन जो जितनी महंगाई हो चुकी है, जितनी चीज़ें महंगी हो चुकी हैं, ये बरकरार ना हुई तो मेरा ख्याल है कि जो टाइम लाइन, मुझे बताइएगा मंसूबे को देखते हुए क्या फंड्स जारी नहीं किए जाते? ये नहीं देखा जाता कि इस मंसूबे पर कितनी लागत आएगी? ये जो बीच में महंगाई हुई है क्या उसके समरात है? देखिए ये बातें जो है हुकूमत जो है वो मुख्तस कर देती है कि अगर 3 अरब का प्रोजेक्ट है तो उसके लिए हम 500 मिलियन या 1000 मिलियन 1 अरब रुपए जारी कर देते हैं और बाकी चीज़ें वक्त के साथ साथ जिस तरह आप यूटिलाइज करते जाएंगे उसके साथ जारी होते रहेंगे। चेयरमैन PND ने 12 दिसंबर को ये तमाम रिवाइज मीटिंग करके ये फैसला किया कि हाँ अब इनको पैसों की ज़रूरत है तो और पैसे जारी कर देते हैं, लेकिन हमारे पास इतना पैसा है, कुशन में मौजूद है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो उस पर उन्होंने कहा था आप फैसला कर लें कि आपने कौन से प्रोजेक्ट के लिए पैसे लेने हैं। फिर LDA ने ये फैसला किया कि 11 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जिसको मुकम्मल करने के लिए अगर आज 1 अरब रुपया दिया जाता है तो अगले साल मार्च में ये तमाम प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करके हुकूमत को इफ्तिताह के लिए दे देंगे। इसी तरह जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उनकी टाइमलाइन 2 प्रोजेक्ट की मार्च 2022 है, 1 प्रोजेक्ट की फरवरी 2022 है। अगर उसके भी पैसे पूरे फंडिंग कर दी जाती है तो काम चलाना आसान होगा और प्रोजेक्ट जो है वक्त पर डिलीवर होंगे। ऑल दो कि हुकूमत अपने पॉइंट स्कोरिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि गुलाब देवी अंडरपास को बर वक्त और वक्त से पहले इफ्तिताह करने जा रही है, लेकिन उसका सेकंड पार्ट अभी होना बाकी है, उसके लिए भी फंड्स चाहिए, पैसा इतना ज़्यादा चाहिए, इतनी महंगाई हो चुकी है, इतनी ज़्यादा तामीराती जो मटेरियल है उसके अंदर इतने कीमतों में रद्दोबदल हो चुका है कि अब कंट्रैक्टर के लिए भी बहुत ज़्यादा अफोर्ड करना मुश्किल है, उसको भी पैसा चाहिए और उसको पैसा मार्केट में देकर कैश पे चीज़ उठानी पड़ेगी। आज अगर आप फर्ज करें 1000 बोरी सीमेंट ले लेते हैं तो कल तक उस पर कितना फर्क आ चुका होता है। तो कोई बंदा उधार करने को भी मार्केट में इस वक्त तैयार नहीं है। ये तो खैर जेन्युइन मसाइल हैं ठेकेदार के,
लेकिन अब ठेकेदार के पास खुद अपना भी कुशन होता है कि वो अपना पेटी कैश से काम चला के बाद में एलडी को क्लेम कर देता है, लेकिन अगर एलडी के पास फंड ही ना हो तो फिर ठेकेदार भी कितना वजन उठाएगा। लिहाजा ये फंड्स की जो सूरत हाल है इस वक्त ये संगीन हो जाएगी अगर ये फंड दिसंबर में जारी नहीं किए गए। इसी पे DGLDA अहमद सितारा ने मरासला लिखा है और TND से ये दरख्वास्त किया कि जो फैसला किया गया था अब उस पर अमल दरामद करके आप हमें 7 अरब रुपये जारी कर दें ताकि हम अपने प्रोजेक्ट को बर वक्त कंप्लीट अच्छा, ये जितने भी मंसूबे हैं तमाम के तमाम अहम मंसूबे, तो क्या तरजीहात बनाई गई हैं कि पहले फंड्स इन मंसूबों को मिलना ज़रूरी है? क्योंकि कुछ हमारे तो ऐसे प्रोजेक्ट हैं अगर उन पर बर वक्त काम नहीं होता तो शहर में ऑलरेडी हम देख रहे हैं स्मॉग की भी एक सूरत हाल है, ट्रैफिक भी हमारी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब, हम शाहकाम की बात कर लें, हम गुलाब देवी की बात कर लें या फिर दूसरा शेरावाला की बात कर लें, अगर इन मंसूबों पर काम नहीं बर वक्त होता तो फिर तो ट्रैफिक शहर के ऑलरेडी हम देख रहे हैं। गुलाब देवी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह वज़ीर आला और हुकूमत की जानिब से ये वादा किया गया था कि आप इन प्रोजेक्ट को तेज़ी से चलाएं, उस तरह फंड्स भी जारी करने की बात की गई थी। अब 4 महीने से ऊपर हो चुके हैं, तमाम प्रोजेक्ट्स पे काम स्टार्ट हुए, 5वें महीने में दाखिल हो चुके हैं और इनको अगले माह के मार्च से पहले कंप्लीट भी करना है। उसके लिए पैसे बहुत ज़रूरी हैं और आपका एक एक प्रोजेक्ट जिसमें अगर फिरोजपुर रोड पे काम अगर आज रुक जाए, तरजीह कोई नहीं है कि सबसे पहले इस मंसूबे को पैसे ये देखते हैं जी कंस्ट्रक्शन किस तरह तेज हो रही है। जिस प्रोजेक्ट पे तेज हो रही होती है ना उस पर पैसा इंजेक्ट करना शुरू कर देते हैं और वहाँ पे काम चलाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। शहर के मेगा मंसूबों की जिनके लिए अब फंड्स दरकार हैं, शदीद किल्लत का सामना है, अगर 7 अरब जारी करने की इस्तदा की गई है, अगर ये पैसे जारी नहीं किए जाते तो ये मंसूबे जो हैं इनको मज़ीद जो है हम देख सकते हैं कि डिस्टर्ब हो सकते हैं, इनके लिए मज़ीद वक्त दरकार हो सकता है क्योंकि फ़ंड्स की कमी का सामना है। अगली खबर की तरफ हमने आना है जी। कम उम्र ड्राइवर्स जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयों को तेज़ किया जाएगा और तंबीह कर दी गई है। ख़ास तौर पे वालिदैन को ये कहा गया है कि वो होशियार हो जाएं और अपने कम उम्र बच्चों को गाड़ी या फिर मोटरसाइकिल देकर सड़कों पर ना भेजें, अदरवाइज़ इस पर जो है वो कार्रवाइयों की तंबीह भी की गई है। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक। और सिटी ट्रैफिक पुलिस ने ये फैसला किया है कि कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा, बच्चों को गाड़ियां देकर खतरे में ना डाला जाए, सीटीओ की जानिब से कहा गया है। दुर्नायाब टाइम टू टाइम ऐसी कैंपेन हम देखते हैं शुरू की जाती हैं, लेकिन इस पर हम हमेशा ये देखते हैं क्योंकि फॉलोअप नहीं लिया जाता और कार्रवाइयाँ उस तरह से नहीं की जाती हैं जिस पर ये टाइमली जो मुहिम चलाई जाती है इसका भी कोई फ़ायदा नहीं रहता। अच्छा, वैसे मैं ज़ाती तौर पे देख रहा हूँ कि इस पर ट्रैफिक पुलिस काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही है और ट्रैफिक पुलिस ने जगह जगह जितने भी अपने अच्छा, फिर उस पर लोग इल्ज़ाम लगाते हैं जुर्मानों के लिए ये किया जाए। देखिए, अब सख्ती जो है ना, अब सख्ती का कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट आना है। कुछ लोगों ने इल्ज़ाम लगाना है कि जुर्माने किए जा रहे हैं, कुछ लोगों ने कहना है जी कि ये तो हमसे कुछ पैसे बटोरने के चक्कर हैं, किसी ने ये कहना है कि भाई ट्रैफिक पुलिस अपना सिर्फ इमेज बनाना चाह रही है। लेकिन हकीकतन मैं इस चीज़ के हक में हूँ क्योंकि जब आप सख्ती करते हैं ना, आप सख्ती करते हैं तो हमारे जो लोग हैं ना फिर इस बात को समझते हैं। मैं अपना ज़ाती एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैं अड्डा प्लाट से की तरफ रहता हूँ, तो मैं जब वहाँ से आता था तो मैं एक तरफ से रॉन्ग कट लेता था क्योंकि उस वहाँ पे एक ऐसी डाइवर्जन बनी हुई है कि मजबूरी में रॉन्ग कट लेना पड़ता है। लेकिन एक दिन एक ट्रैफिक वार्डन वहाँ पे खड़ा, उसने मुझे ना रोका और समझाया। मैंने उससे माजरत की, मैंने कहा कि ठीक है जी आज के बाद ये नहीं होगा। अब वो खड़ा हो या ना हो, मैं आगे से यू टर्न लेकर ही आता हूँ। लेकिन मकसद ये है कि अगर वो वहाँ पे ना खड़ा होता तो मुझे कैसे पता लगता कि ये रॉन्ग टर्न है और यहाँ पे यू टर्न की इजाज़त नहीं है, यू टर्न आगे जाना पड़ेगा। उसने मुझे थोड़ा सा समझाया, मैं समझ गया, उसके बाद में भी वजन था तो मैं आगे चला गया। मैंने इस चीज़ को बुरा नहीं मनाया, लेकिन मैंने इस चीज़ से ये लेसन ज़रूर लिया कि हाँ, सम टाइम अगर आप किसी को वार्निंग देके एजुकेट करके थोड़ा छोड़ देते हैं तो इसमें किसी की शान में गुस्ताखी नहीं होती, इसमें किसी ट्रैफिक वार्डन की इज्जत नफ्स मजरू नहीं होती। लेकिन शहरी जो है अगर तो वो अच्छे अखलाक और अच्छी तालीम तरबियत से पला बढ़ा है तो वो इस चीज़ की ऑनर करता है और आपकी एक वार्निंग शायद उसके लिए कितना अच्छा असर उसके जहन पे छोड़े और वो उन कवानीन को हमेशा फॉलो करे, बड़ा ज़रूरी है। अगर आप उसके साथ हार्श हो जाएंगे, उसके साथ बदतमीज़ी करेंगे या उसका जुर्माना करने के ही चक्करों में आप रहेंगे तो फिर जो एक वार्निंग के बाद उसकी इस्लाह का जो पहलू है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो ये ज़ाती एक्सपीरियंस शेयर करने का मकसद ये है कि हमें ट्रैफिक वार्डन, ट्रैफिक पुलिस से भी जो बहुत अच्छा काम कर रही है, नो डाउट ट्रैफिक के कवानीन पे अमल दरामद कराना, लोगों को हादसा से बचाना और शहरियों को इज़्ज़त के साथ उनके घरों तक महफूज सफ़र फराहम करना, ये जिम्मेदारी जो निभा रही है हम उनकी मशकूर हैं। लेकिन लोगों की इज़्ज़त नफ्स मजरू करने वाले वाक़या जो जब आते हैं तो फिर हमारा दिल दुखता है। लोगों को जिस तरह से तस्लील किया जाता है ट्रैफिक वार्डर्स की जानिब से, बाज़ औक़ात
और उसकी वीडियोस बना के वायरल हो जाती है, फिर मीडिया भी इसको हाईलाइट करता अच्छा है। दुर्न ये नहीं ये होना दो चाहिए। तरफा है। समटाइम हमने शहरियों का रवैया भी बहुत बुरा देखा है। अगर ट्रैफिक वार्डन्स की जानिब से अगर बाज़-औक़ात ऐसे वाक़यात सामने आते हैं कि बदतमीज़ी शहरियों के साथ की जाती है, कुछ शहरी भी इसमें, तो दोनों तरफ से ये सिलसिला चलता है। तो हमें भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना चाहिए, ये देखना चाहिए कि हर तरह के मौसम की सख्तियाँ बर्दाश्त करते हुए ये लोग जो हैं ट्रैफिक को रवां दवां रखने के लिए हमारी सहूलत के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे मैं रेस्क्यू के आदादो शुमार शेयर करना चाहूँगी, जिसके मुताबिक जी कम उम्र ड्राइवर्स की वजह से 10,000 से ज़ायद हादसात रूनुमा हुए हैं। तो ये वाकई खौफनाक है। कम उम्र ड्राइवर्स जो हैं, सबसे पहले मेरे ख्याल से घरों से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट होती है। एग्री करते हैं आप? बिल्कुल। देखें, आप एक बाप जो है वो घर से अपने काम पर चला गया और पीछे माँ ने बेटे का ख्याल नहीं किया, जो कि बिल्कुल ही नौ उम्र है और उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है, उसके पास शनाख्ती कार्ड भी नहीं है। उसने इस चीज़ का लिहाज नहीं किया, उसको मोटरसाइकिल दे दी, उसके बाद उसको बाज़ार भेज दिया। और बाज़ औक़ात तो मैं ऐसी सी जगह देखता हूँ कि माँ पीछे बैठी है और आगे छोटा बच्चा जो है वो मोटरसाइकिल चला रहा है। आप भी ड्राइविंग करते हुए देखती होंगी कि उसको इस चीज़ का एहसास ही नहीं है कि कितना बड़ा जुल्म कर रहे हैं। और खुदा ना खास्ता अगर कोई हादसा हो जाता है, बच्चे की जान को कोई ख़तरा होता है, तो फिर जो पीछे माँ बैठी है, मुजरिम कौन होगा? फिर पीछे बैठी माँ जो है वो बच्चे को लेकर जा रही है, वो मुजरिम है। या घर से बाप की गैर मौजूदगी में जिस माँ ने बच्चे को मोटरसाइकिल दी, या अपने बच्चे को आपने एक निगरानी में नहीं रखा और वो बाहर चला गया, उसने अपने दोस्तों के साथ मोटरसाइकिल चला ली, किसी से मांग कर, कहीं से रेंट पे ले ली। तो ये तमाम सिस्टम जो है अब ट्रैफिक पुलिस मैंने तो बहुत ज़्यादा छोटी एज के 9-10 के इवन बच्चों को देखा है, स्कूल जा रहे हैं और फिर कॉलेजेस जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, और फिर उसके साथ साथ एकेडमीज़ में बच्चे बाइक्स लेके जा रहे हैं। तो ये चीज़ें तो बहुत ज़्यादा, हम तो ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। हमें तो शायद मैट्रिक तक साइकिल पे था और उसके बाद एफएससी जब स्टार्ट हुई, उसके बाद आगे पढ़ना शुरू किया तो तब भी साइकिल होती थी। शायद उसकी वजूहात ये भी थी कि उस वक्त जो है वो वक्त बहुत हमारे पास होता था, अपना सुबह उठना, कॉलेज यूनिवर्सिटी चले जाना। लेकिन बहुत देर बाद जाके इस चीज़ की इजाज़त मिली कि मोटरसाइकिल चलाई जाए। और वो भी बाज़-औक़ात होता ये है कि आपके पास वसाइल का बेशबहा होता है, दो घर में मोटरसाइकिलें खड़ी हैं, वालिद साहब गाड़ी पे जा रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें चल रही हैं, आपको परवाह कोई नहीं है, घर में कोई देखने वाला नहीं है, मोटरसाइकिल पकड़ी और कहीं ना कहीं जाके जो है ना आप लग गए। तो ये वाक़यात जो हैं वो बहुत मुश्किलात में डाल देते हैं, ना सिर्फ मोटरसाइकिल जो टकराती है गाड़ी से, और गाड़ी वाले को भी जो परेशानी होती है और उसकी बेचारी की जो मेहनत की कमाई से गाड़ी खरीदी होती है उस पर जो डिवैल्यूएशन लग जाती है एक्सीडेंटल होने के बाइस। अभी भी आपने जो मोटर वाला प्रोग्राम के आगाज़ में देखा कि आपने देखा कि गाड़ी जो है वो महज सिर्फ धुंध की वजह से नहीं शिकार दिखाई दे रही, वो इतनी स्पीड में टकराई है, बिल्कुल आपने सही कहा, इतनी स्पीड में टकराई है कि अगली पूरा हिस्सा उसका पिचक गया और वहां पे वैगन को काट के मुसाफिरों को और उनकी जो लाशों को बाहर निकाला गया। तो ये मामूली बात नहीं है। एक तो आपको ये सामना है कि जी आपके पास लाइसेंस नहीं है, आपके कम उम्र ड्राइवर्स हैं, फिर गाड़ियां ऐसे लोगों को दी जा रही हैं जिनके पास शायद उम्र भी है लेकिन वो लाइसेंस बनाना गवारा नहीं करते, अपने पास रखते नहीं है। दूसरी तरफ इतनी ज़्यादा बर्क रफ्तारी के साथ जाते हैं कि बंदा रोक के पूछने में मजबूर हो जाता है कि भाई किस चीज़ की जल्दी है, और इतनी स्पीड में जाके आगे फिर इशारे पे खड़े हो जाते हैं और पीछे जिसको साइड मार के उन्होंने क्रॉस किया होता है वो भी साथ आगे खड़ा हो जाता है। तो अगर आप जमा तफरीक करें तो जो 5 मिनट की आपने बर्क रफ्तारी दिखाई, 5 मिनट बाद वहीं पे आप लेवल हो गए। तो लोगों की इस्लाह बड़ा ज़रूरी है और ट्रैफिक पुलिस जो तहम्मुल के साथ अब थोड़ा सा अपना काम कर रही है, इनको मज़ीद तहम्मुल अपनाने की ज़रूरत है, क्योंकि शहरी जो है वो बाज़-औक़ात माइंड भी करता है, अपनी इज्जत नफ्स को मजरूह होता भी देखता है, बाज़-औक़ात वो ये भी देखता है कि मेरी शान में तौहीन हुई अगर मुझे किसी वार्डन ने रोक लिया है। यहाँ से बात बहस पे पड़ती है और बहस के बाद जो है ना बदतमीजी और फिर हाथापाई तक पहुँच जाती है। ज़ाहिर बात है आप कैमरा निकाल के वार्डन की वीडियो बनाएंगे, वार्डन भी कैमरा निकाल के वीडियो बनाना शुरू कर देगा और फिर दोनों अपने सेटअप में वायरल करना शुरू कर देंगे, तो तमाशा जो है वो बन जाएगा, आसपास की ट्रैफिक मुतासिर हो जाएगी, लोगों की जो शनाख्त है वो सोशल मीडिया पे। इतना मुश्किल काम तो नहीं है कि आप कवानीन की पाबंदी जो है वो यकीनी बनाने। अब ड्राइविंग लाइसेंस ना बनवाना कौन सी इसमें मंतक है? बहुत ज़रूरी है कि अगर आप रोड पे गाड़ी चला रहे हैं आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। अच्छा, कभी अगर ड्राइविंग लाइसेंस के जो डिपार्टमेंट है ट्रैफिक पुलिस का, अगर वो ये डाटा भी निकाल ले कि कितने लोग लर्नर्स बनवाते हैं और उसके बाद लाइसेंस नहीं बनवाते, तो उससे एक नई स्टडी सामने आएगी कि लोग लर्नर्स प्राइस जरूर करते हैं, लर्नर रख के बैठ जाते हैं और उस पर काम चलाई जाते हैं, उसके बाद उसका 60 डेज पूरे हो जाते हैं, फिर टाइम बार्ट हो जाता है, फिर वो लाइसेंस नहीं बनवा पाते, फिर वो कहते हैं कि दफ़ा करो क्या बनाना। तो एक हमारी पढ़ी लिखी ऐसी कौम भी है
जो सिर्फ लर्नर लाइसेंस तक इक्तफा करती है, उसके बाद आगे चलना मुनासिब गवारा नहीं करती। तो ये भी होना चाहिए कि अगर वो दोबारा लाइसेंस लर्नर बनवाने आए तो उनको फिर हैवी पेनल्टी डालें कि आपने पहला टाइम क्यों मिस किया, और जो पहले 60 डेज आपके पूरे हो चुके थे तो उसके बाद लाइसेंस क्यों नहीं बनवाया। तो मैं ये समझता हूँ कि ट्रैफिक पुलिस तहम्मुल के साथ अगर थोड़ा सा काम करे तो लाहौर को मजीद एजुकेट किया जा सकता है, और अगर थोड़ा शहरियों को बर्दाश्त कर लें तो एक मौका दे के शायद उनकी इस्लाह हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। और शहर की ट्रैफिक अगर हम देखें जो कि संभाले रही है, हादसात बढ़ते चले जा रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं हम सब अपना किरदार अदा कर रहे हैं। एक मिसाल दुर्रे नायाब ने अपनी बताई कि वो भी कवानीन की जो है वो पाबंदी नहीं कर रहे थे, लेकिन आप जब सीखते हैं, एहसास होता है, तो आप सभी लोग जो है वो सीधी तरफ चलना शुरू हो जाते हैं। अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझिए, ये मत कहें कि फ़लाँ की वजह से चीज़ें ख़राब हैं, फ़लाँ की वजह से, कहीं ना कहीं हम खुद भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इस चीज़ को सिर्फ समझने की ज़रूरत है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे हमारे साथी भी। वेलकम बैक नाज़रीन। और एक अच्छा इकदाम उठाया गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के ज़ेर तमाम स्कूल मिल्क प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। 90 सरकारी स्कूलों में तलबा को मुफ्त दूध की फराहमी, बिस्किट और चिप्स भी मिलेंगे। अच्छा इकदाम है, कैसे देखते हैं दुर्रे नायाब? बहुत अच्छी बात है जी। अगर हुकूमत इस तरह से किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ और उनके साथ मिल के, जिस तरह एंग्रो का लिखा गया है कि अगर बच्चों को फैसिलिटेट करती है और छोटे बच्चों को एक रिसर्च और प्रेप में जो उनको चीज़ें दी जाती थी, क्रेडिट ये हुकूमत को नहीं जाता। नहीं, मैंने तो एंग्रो का कहा है, मैंने तो कहा है कि अगर उनके साथ मिलकर करती हम है। हेल्थ फैसिलिटीज देख ले, जहाँ कहीं बेहतरी होती है मुखैर हजरात का। मैं तो बात यही कर रहा हूँ कि अब हम चले, ठीक है, एक पहले तो चले हम उसका एक ये बात करें ना कि बहुत अच्छी बात है, बच्चों को थोड़ा बहुत लालच जो होता है ना वो मिलता रहना चाहिए। बिस्किट, कुछ चिप्स, कोई मिल्क, छोटी खुशियाँ मिलती रहनी मोटिवेट करती हैं कि और मोटिवेट करती हैं। और बुनियादी तौर पे जहाँ वो स्कूलों के आने तरफ मोटिवेट होते हैं, वहीं पे उनको कोई ना कोई एक्टिविटी भी मिल जाती है जिसके पीछे वो लगे रहते हैं। अब रही बात कि सरकार क्या इस तरह की एक्टिविटीज़ करने से जो मुखैर हजरात की मदद से की जा रही है, क्या आप अपना लिटरेसी रेट बढ़ा पाएंगे? आप क्या बच्चों को घरों से निकाल के जो लॉस कर चुके हैं बच्चे, अब स्कूलों का रुख करना छोड़ गए हैं। सरकारी स्कूलों में तो वैसे ही बहुत डिक्लाइन है, बच्चे जो हैं वो तालिब इल्म छोड़ के जा चुके हैं। वहाँ पे जो ग्रोथ है बच्चों की, एक तो वैसे ही एजुकेशन सिस्टम की वजह से ना होने के बराबर है, फिर वहाँ पे लोगों को ये भी तहफ़्फ़ुज़ आता है वालिदैन को कि बच्चों की तरबियत, तालीम व तरबियत जो है वो ठीक तरीके से नहीं हो सकती। निसाब भी ठीक नहीं और तालीम व तरबियत का भी इशू है, असातिज़ा के बिहेवियर का इशू है, वहाँ पे पंक्चुअलिटी का इशू है कि टीचर्स जो हैं स्कूल के वो नहीं आते टाइम से, और बच्चों के साथ फिर बहुत सारे वाक़या देखते रहते हैं कि सरकारी स्कूलों में बच्चों से कुछ गैर निसाबी सरगर्मियाँ भी कराई जाती है, कुछ बच्चों से स्कूलों की सफाइयाँ कराई जाती हैं, कुछ बच्चों से कुछ, तो इस तरह के इश्यूज़ क्रिएट होते हैं जिसकी वजह से अगर आप देखें आपके सरकारी स्कूलों का पॉपुलेशन रेट तो बहुत तेज़ी से गिर रहा है। आप उसको बढ़ाने के लिए, उस तरफ लोगों को माइल करने के लिए क्या कर रहे हैं? हाँ, पिछली गवर्नमेंट में एक कदम उठाया गया था, ऑल्दो कि उस पर बहुत ज़्यादा खातिर ख़ार नताइज नहीं मिले, लेकिन एक अमल था कि आप बच्चों को उनकी जो ट्यूशन फ़ी है सरकारी वो दें, आप बच्चों को बस्ता दें, उनको किताबें दें और उनको वर्दी दें। आप ये 4 चीज़ें देते थे तो कुछ ना कुछ लोग जो है वो माइल हो जाते थे। आपका स्कूलों का ग्रोथ रेट, लिटरेसी रेट बढ़ना शुरू हो गया था सरकारी स्कूलों का। अब आप इस तरह से इक़दाम करके बहरहाल फिर भी प्राइवेट स्कूल्स को और बेनिफिट दे रहे हैं, सरकारी स्कूलों को अपलिफ्ट ना करके, उनके अंदर फैसिलिटीज़ ना बढ़ा के, वहाँ पे अच्छी निसाब, अच्छी तालीम और तरबियत के लिए असातिज़ा को जो इन्होंने हायर करना था उनकी भर्तियाँ ना करके, सारा बेनिफिट तो प्राइवेट स्कूल्स को जा रहा है। और प्राइवेट स्कूल्स अपनी मनमानियाँ करते हैं, फीसें भी मर्जी के लेते हैं, उनका अपने अपने हफ्ते में 5-6 दिन अलग-अलग बच्चों को यूनिफॉर्म होते हैं, कभी स्पोर्ट्स डे होता है, कभी कोई कलर डे होता है, उसके बाद आज यूनिफॉर्म डे हो गया। और बच्चों के अंदर जो कैंटीन्स बनाई गई हैं प्राइवेट स्कूलों के अंदर वो भी सब्सिडाइज नहीं होती, वो भी प्राइवेट लोगों को दी होती है। तो बहुत अच्छा इकदाम है, अपनी जगह ठीक है, लेकिन इसके खातिर खा असरात इस तरह से मुरतब नहीं हो सकते सरकारी स्कूलों में कि तेज़ी के साथ बच्चों की वहाँ पे जो है एडमिशन शुरू हो जाए, बच्चे जो है सरकारी स्कूलों में दाखिला लेना शुरू कर दें, वहाँ का माहौल बदल जाए, टीचर वक्त पे आना शुरू कर दें और बच्चों की तालीम और तरबियत बेहतर तरीके से हो जाए। तो ये नहीं होगा, लेकिन एक अच्छा कदम है। और अगर इसमें हुकूमत ना भी कहती तो मेरा ख्याल है शायद मुखैर हज़रात वैसे ही इतना डोनेट कर देते, ऑलरेडी भी कर रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। खैर, ऑल्दो हमने जैसे कि डिस्कस किया, ये अच्छा इकदाम उठाया गया, लेकिन हमें
चाहिए कि हुकूमत की तरफ से भी कुछ ऐसे इनिशिएटिव देखने में आए। सरकारी स्कूलों में जो सहूलियात की कमी है वो भी प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि बच्चे जो हैं वो अपनी तालीम अच्छे तरीके से हासिल कर सकें। अगली खबर है, शहर लाहौर को 2 अजला में तकसीम करने के इंतजामात मुकम्मल, सिर्फ काबीना की मंजूरी बाकी है। कैसे देखते हैं इस इकदाम को दुर्रे नायाब? देखिए, बहुत ही देर होती जा रही है। लाहौर शहर के अंदर इंतज़ामी मसाइल बहुत बढ़ते जा रहे हैं। लाहौर पे अगर आप हर तरफ बात करें, ट्रैफिक इशू की बात करें, आप वहाँ पे गदागारों के मसाइल बात करें, आप बात करें वहाँ पे तजावज़ात की बात करें, आप ग्राम फरोशी की बात करें, वहाँ पे लोगों को डेली कमोडिटीज़ लेने के लिए जितने ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, उसकी बात करें, आप माफियाज़ की बात करें, मुख्तलिफ लोगों की ज़िंदगी जीवन कर रखी है। और जब हम बात करते हैं तो सरकार कहती है जी कि ये वसाइल, इतना बड़ा शहर है जी, 1 करोड़ 25 लाख की आबादी है जी, कैसे करें? वसाइल वही हैं, वही छोटे छोटे दफातर हैं, वही एक डिप्टी कमिश्नर है जो बेचारा सुबह से लेकर शाम तक पता नहीं कहाँ से निकलता होगा, वही एक कमिश्नर है जो लाहौर के अलावा उसने 4 अजला और भी देखने हैं, बाकी जो कसूर, ननकाना, शेखुपुरा है, वो कहाँ कहाँ तवज्जो दे। उसके बाद जितनी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हैं वो 1 करोड़ और 25 लाख से ज़ायद की जो आबादी है उसको किस तरह कैटर करे। तो जब कराची से शहर के बहुत सारे इजला हो सकते हैं और वो चल भी सकता है, तो मेरा ख्याल है लाहौर में इतना कोई बहुत बड़ा मजाक खेज बात नहीं है कि जी लाहौर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दें, वहाँ 2 डिप्टी कमिश्नर बैठे, सिर्फ कुछ करने की चाहत होनी चाहिए, 5-5 4-4 एसीज अलहदा बैठे, उसके बाद इतना इंतजामी कंट्रोल टाउन्स हो, MCL हो, म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन हो, और लोगों के मसाइल उनके घरों के दहलीज पे हल हो। अब एक बंदा शादबाग से चले और वो आके डिप्टी कमिश्नर बैठे हैं दाता दरबार के पास, एक बंदा रायवंड से चले जी डिप्टी कमिश्नर से मिलना है, तो वो पूरे दिन का सफर करके जो अपने तमाम वसाइल लगा के आए। 10 सेकंड रह गए हैं तो हम इस खबर को वाइंड अप करेंगे, इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे मजीद भी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, ब्रेक लेंगे और उसके बाद हेडलाइंस जानेंगे, फिर शो में आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। इससे पहले कि हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें, एक बार बात करने वाले हैं, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं आज नेशनल वर्किंग वुमेन डे भी मनाया जा रहा है और इसके साथ साथ ख़वातीन को बहुत सारे मसाइल का सोसाइटी में सामना रहता है। तो इसके लिए जी बहुत सारे इदारे काम भी कर रहे हैं। सोशल वर्क जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ सेगमेंट्स जहाँ पर ख़वातीन अपना काम कर रही हैं, फिर इसके साथ साथ माशरे में दूसरे भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको परेशानी का सामना रहता है। इनकी परेशानी को ख़त्म करने के लिए बहुत सारी चीज़ें बनाई भी गई हैं। जैसे हम पनाहगाहों की बात कर लें, वहाँ पर भी जो मुसाफिर आते हैं उनके लिए खाना प्रोवाइड किया जाता है, रहने की जगह फराहम की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं शिकायत भी सामने आती रहती हैं। तो इस पर जी हम ज़रूर बात करेंगे कि किस तरह से ये मसाइल जो हैं जो कहीं ना कहीं से जन्म लेते हैं उनका खात्मा कैसे मुमकिन है, किस तरह से उनको हाईलाइट किया जा सकता है, कौन इसका ज़िम्मेदार है, साथ ही साथ ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ हम कैसे फ़राहम कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ना सिर्फ वर्किंग वुमेन बल्कि बहुत सारे लोग जो शिकायत ये करते हैं कि जी यूनिवर्सिटियों में भी स्टूडेंट्स को मुश्किलात का सामना रहता है। तो हम इस मामले पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे मेहमान मौजूद है। तारुफ आपके साथ कराना चाहूँगी, DG सोशल वेलफेयर मुदस्सिर रियाज मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आप? जी अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है इसका क़याम क्यों अमल में लाया गया था, असल में इसका रोल क्या है? देखिए, सोशल वेलफेयर बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है ये वेलफेयर का कॉन्सेप्ट है, फलाह का कॉन्सेप्ट है। किसी भी रियासत के अंदर, जोग्राफिकल एंटिटी के अंदर रियासत की ज़िम्मेदारी होती है कि सोसाइटी को, लोगों को, स्पेशली मार्जिनलाइज जो लोग हैं उनकी फलाह का काम किया जाए, एक्विटी बेस्ड काम किया जाए, फेयरनेस के साथ काम किया जाए। वो लोग जो कि अंडर प्रिविलेज्ड हैं या डेस्टिट्यूट्स हैं या पुअर हैं या उनमें वो ख़ास सलाहियतें मौजूद नहीं हैं, मार्जिनलाइज्ड हैं, उनको उस सतह पर लेके आया जाए कि सोसाइटी के मेन स्ट्रीम में वो शामिल हो सके। इसी के मुताबिक मुख्तलिफ जो इदारे हैं हमारे महकमे के अंदर, सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल के अंदर चल रहे हैं पूरे पंजाब के अंदर। उसमें हम बेसिकली वी कैटर फॉर द नीड्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, जो माजूर लोग होते हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, उनको हम डील करते हैं। उसके साथ साथ जो ख़वातीन के मसाइल हैं, स्पेशली जो तशद्दुद के मसाइल हैं, उसको भी डील करते हैं। डेस्टिट्यूट्स, बेवा खातून, उनको भी ख़वातीन, उनके लिए हमारे पास इदारे दारुल फलाह के नाम से मौजूद हैं।
जो ऑर्फन्स हैं, जो यतीम हैं बच्चे, जिनका सर से साया ख़त्म हो जाता है, उनको भी रियासत का ये ज़िम्मेदारी है। उसी ज़िम्मेदारी के तहत हमारे इदारे चल रहे हैं, यतीम खाने बच्चियों के लिए स्पेशली काशाना के नाम से चल रहे हैं। फिर मुख्तलिफ और इदारे हैं, दारुस्सूकून है, ओल्ड एज होम्स है हमारे पास, जो कि आफियत के नाम से चल रहा है। सो मकसद यही है कि वो सोसाइटी के मार्जिनलाइज लोग जिनको और लोग नहीं देख सकते, या वो फैमिलीज़ उनको सपोर्ट नहीं कर सकती, या वो डिपेंडेंट होते हैं रियासत के ऊपर मुकम्मल तौर पे, तो रियासत अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करते हुए इन लोगों को संभाले। सही, तो आज हम स्पेसिफिकली बात कर लेते हैं ख़वातीन से मुतालिक बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना रहता है। सबसे पहले अगर हम देखें वर्किंग वुमेन जो घर से बाहर निकलती हैं, बहुत सारे उनको मसाइल का सामना रहता है। इसमें सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का रोल क्या है, किस तरह से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है? देखिए, हम तशद्दुद के एलिमेंट की बात करते हैं। बेसिकली जो हमारे पास इससे मुतल्लिक 2 इदारे हैं। एक हमारे पास दारुल फलाह के नाम से है, जहाँ पर जो सिंगल पेरेंट या विडोज़ जो हैं स्पेशली, वो अपनी फैमिली बच्चों के साथ रहना चाहें, तो उनको हम अकोमोडेट वहाँ पर करते हैं। अगर उनको बाहर कोई देखने वाला नहीं है, उनको कोई लीगल असिस्टेंस भी चाहिए, दारुल अमान है, दारुल अमान के अंदर भी उन बच्चियों को रखा जाता है, उन ख़वातीन को रखा जाता है जो कि वायलेंस का शिकार हो रही हैं। सो उसके 2 एस्पेक्ट्स हैं, एक डोमेस्टिक वायलेंस है, एक वायलेंस एट वर्क प्लेस है। सो किसी भी खातून को किसी भी किस्म का मसला हो या वायलेंस दरपेश हो, स्पेशली घर के अंदर अपने खावन से या अपनी फैमिली से या किसी भी किस्म का वायलेंस हो सकता है, सो उसको डील करने के लिए हमारे पास इदारे मौजूद हैं। अच्छा जी, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट क्या सिर्फ मुतासिरा लोगों की ही मदद करता है, या फिर इस तरह जिससे हम तेजाब गर्दी के वाक़यात देख रहे हैं, ख़वातीन के साथ ज़्यादती, इनकी रोकथाम के लिए भी अपना करता है? अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है ना। प्रिवेंशन एंड अवेयरनेस का जो कॉन्सेप्ट है वो इम्पॉर्टेंट है। ऑब्वियसली वो हमारा उस तरह कोर फंक्शन नहीं है, बट दैट इज़ इंटीग्रल पार्ट ऑफ दी सेंटर्स, जो हमारे सेंटर्स हैं। उसमें वुमेन डेवलपमेंट ऑब्वियसली डिपार्टमेंट जो है वो अलग से है, वो काम करता है, लेकिन हमारे पास जो क्राइसिस सेंटर्स हैं विमेन के लिए, वो डील करते हैं इन तमाम आस्पेक्ट्स को। ख़वातीन हमारे पास आती हैं, उसके अंदर अवेयरनेस अभी उस लेवल की नहीं है। ये मैं आई टोटली एक्सेप्ट दैट कि इसकी अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है उन सेंटर्स के बारे में भी। और हम वहाँ पर सर्विसेज हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो काउंसलिंग सर्विसेज हैं, साइकोलॉजिकल सर्विसेज हैं, हम जो लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट एडवोकेट्स के ज़रिए उन ख़वातीन को अदालतों से उनको रिलीफ लेके देते हैं। सो इस तरह की बहुत सर्विसेज है। पिछले 3 सालों के अंदर सिर्फ लाहौर के अंदर हमने तकरीबन 6000 से ज़्यादा केस डील किए, जिनमें 3000 से ज़्यादा जो केसेज हैं वो रिजॉल्व हो चुके हैं। सही। और एज़ पर दी इम्पैक्ट एवोल्यूशन रिपोर्ट विच हैज़ बीन पब्लिश्ड बाय PND डिपार्टमेंट, 71% जो उसमें से ख़वातीन हैं वो सक्सेस स्टोरीज़ हैं। वो बाकायदा उनकी इकनॉमिक एम्पावरमेंट में भी काम हुआ है और वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी का हिस्सा बन गई हैं। सही। तो ये एक बड़ा फिगर है, लेकिन ऑब्वियसली इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। अच्छा मुदस्सिर रियाज साहब, बड़ा चैलेंज है। जिस तरह से अभी हमारे पास जो खबर है 11 माह का डाटा शेयर किया गया है, 481 जो हैं वो वाक़यात ज़्यादती के ख़वातीन के साथ पेश आए हैं। घरेलू तशद्दुद के वाक़यात भी होते हैं, तेज़ाब गर्दी के वाक़यात भी होते हैं, फिर लड़ाई झगड़ों के वाक़यात भी होते हैं। तो इतने बड़े लेवल पर किस तरह से अकोमोडेट किया जाता है? क्या आपके पास इतनी स्पेस और इतने वसाइल मौजूद हैं? हमारे पास स्पेस और वसाइल ऑब्वियसली लिमिटेड है, लेकिन इसको गवर्नमेंट क्योंकि इस पर अब बाकायदा तौर पर इसको ख़ास तवज्जो दे रही है। आपके इल्म में है कि वायलेंस अगेंस्ट विमेन सेंटर्स वॉक के नाम से अब बना दिए गए हैं। एक सेंटर हमारा मेन जो मॉडल सेंटर है वो मुल्तान में चल रहा है, एंड दैट प्रोवाइड्स 1 विंडो ऑपरेशन, जिसमें कोई भी खातून आ जाए वहाँ पर उसको तमाम वो सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, इंक्लूडिंग बेसिकली कॉन्सेप्ट यह है कि अदालतें भी उसी के अंदर मौजूद होंगी। वो अभी बनना अभी उस पर टाइम लगेगा, लेकिन काउंसलिंग सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज वो सारी मौजूद है। बेसिकली इंटीग्रेशन का इशू है, अवेयरनेस का इशू है, उस पर अब हमने काम करने की ज़रूरत है हमें। उस पर अभी हम इंशाल्लाह उस पर बाकायदा एक प्लानिंग, उसकी स्ट्रेटजी डेवलप कर रहे हैं। हम MOU साइन करने लगे हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के साथ, लम्स के साथ और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के साथ, पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ,
यूएमटी के साथ, जिसमें हम एंगेज करेंगे उनकी जो लीगल फ्रेटर्निटीज़ को भी और साथ साथ स्टूडेंट्स को भी इन कामों के लिए। सो आगे दिनों में हमारा बेसिक मकसद यही है कि ख़वातीन में अवेयरनेस भी जनरेट की जाए कि वो डोमेस्टिक वायलेंस पे चुप ना बैठें, बिल्कुल वो तशद्दुद घर में बर्दाश्त ना करें, उनके पास एक हेल्पलाइन मौजूद हो, सही। उस हेल्पलाइन पे वो कॉल भी कर सकें। अभी भी मौजूद है, लेकिन वो एक सेपरेट डिपार्टमेंट की है, उसके थ्रू में केस रेफर होते हैं। हम अपनी हेल्पलाइन भी जनरेट करने जा रहे हैं और वॉक सेंटर्स भी बनने जा रहे हैं। ये तमाम वुमेन क्राइसिस सेंटर, इनको जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन का कानून है 2016 का नया कानून बना, उसके तहत इख्तियारात दे दिए जाएंगे। वो हम उस पर आलमोस्ट रेडी है काम। सो उनके लीगल फ्रेमवर्क ज़रा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बाकी हमें एक्सपेंड करने की ज़रूरत भी है, वो हम करने जा रहे हैं। दारुल अमान में भी हम स्पेशली एक कॉर्नर्स डेवलप करने जा रहे हैं वुमेन क्राइसिस सेंटर से मुतल्लिक, जहाँ पर तशद्दुद से जो मुतासरा ख़वातीन होती हैं, विक्टिम्स होती हैं, वो आकर बयान कर सकें, उनको लीगल सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके। तो मकसद ये है कि ख़वातीन जो है, वी हैव टू से नो टू डोमेस्टिक वायलेंस और एज अ सोसाइटी भी। अच्छा, क्या सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है या फिर इन ख़वातीन को माशरे में जो है वो आगे बढ़कर चलना भी सिखाया जाता है, किस तरह कारोबार के मौक़े, या सिर्फ इन इदारों का यही काम है कि ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, रहने की जगह फराहम? इकनॉमिक एम्पावरमेंट हमारा मेन उसका कंपोनेंट है। एक खातून अगर हम उसको डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट वो खड़ी हुई है और उसको लीगल सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं, उसको केस जिता के दिया गया है, उसके बाद हमारे पास इदारे मौजूद हैं, कसरे बहबूद और सनतजार के इदारे, हुनरमंद भी बनाया जाता है, उनको स्किल डेवलपमेंट में काम किया जाता है। हमारे पास 3300 NGOs हैं जो रजिस्टर है हमारे डिपार्टमेंट के साथ, उन NGOs का इंटीग्रेशन की जाती है। मुख्तलिफ NGOs हमारे साथ मिलकर काम कर रही हैं। सो मकसद ये है कि वो ख़वातीन एक भरपूर तरीके से ज़िंदगी गुजार सकें, सेल्फ सस्टेनेबल हो सकें, दारोमदार अपने ऊपर हो सके उनका, वो किसी के ऊपर इन्हिसार ना कर सकें। तो एक बड़ा ज़िम्मेदार और प्रोडक्टिव शहरी बनाने के लिए भी काम किया जाता है। सही। अब वो ख़वातीन जो कि परेशान हैं या फिर ज़िंदगी में उनके साथ कुछ ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए हैं कि वो उस तरह बयान नहीं कर सकती हैं, वो प्रोटेक्शन चाह रही हैं, राब्ता कैसे करें? देखिए, हमारे पास 12 जगहों पर सेंटर्स ये मौजूद हैं। ठीक है। दारुल अमान हमारे पास तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में मौजूद है, लेकिन क्योंकि वुमेन क्राइसिस सेंटर जो है 12, ये मेन इनका काम है। एक तो वहाँ पर सारी ख़वातीन है, उनके इंचार्जेस आलमोस्ट ख़वातीन हैं, उनके जो साइकोलॉजिस्ट हैं ख़वातीन हैं। सो एक तो इंटरेक्शन जो है वो बड़ा आसान है, एक्सेस जो है वो इजी है उन इदारों की। मैं आपसे डिटेल भी उसकी शेयर, कहाँ पर इदारे मौजूद हैं, हमारे किन किन शहरों में मौजूद हैं। 12 शहरों में भी मौजूद है, हम एक्सपेंड करने जा रहे हैं उनको पूरे 36 ज़िला के अंदर। हम हेल्पलाइन इसकी एक बनाने जा रहे हैं, जिसके ज़रिए आप टोल फ्री नंबर से कॉल करके अपना केस डिस्कस भी कर सकते हैं उनसे। तो डिस्कस करके आप ऑनलाइन फ़ोन के ऊपर अपनी काउंसलिंग भी करवा सकते हैं, आप उनसे मदद भी मांग सकते हैं। तो पुलिस भी हमारे साथ इसमें इन टच होती है। सो हम इसको एक्सपेंड करने जा रहे हैं। मकसद ये है कि अवेयरनेस जनरेट करना। अब आपके तवज्जुह से आज लोगों को ये इस चीज़ का इल्म भी होगा कि वुमेन क्राइसिस सेंटर कहाँ मौजूद हैं और आगे हेल्पलाइन के ज़रिए वो इसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं। सही। हम यहीं से गुफ्तगू करें, आपने मुलाहिज़ा की। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। DG सोशल वेलफेयर मुदस्सिर रियाज मलिक साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अब हम बात करेंगे मुआशरे में जिस तरह से हमने बताया कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी कफ़ालत की ज़िम्मेदारी जो है वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, जिसमें यतीम बच्चों की अगर बात की जाए तो वो सर फहरिस्त हैं। किस तरह से इन बच्चों की कफ़ालत की जाती है? देखिए, हमारे पास एक तो ये जो ऑर्फन्स हैं, यतीम बच्चे, ये एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है इस रियासत की। ये रियासत का काम है कि इनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, सोशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना और साथ साथ इनको एक ऐसे शहरी बनाना कि ये कारामद शहरी के तौर पे आगे आ सकें। सो उस रिस्पेक्ट से हमारे पास मॉडल चिल्ड्रन होम्स हैं। लाहौर में बड़ा एक अच्छा इदारा बना हुआ है समनाबाद के पास, मॉडल चिल्ड्रन होम। हम एक NGO के साथ मिलकर उसको ऑपरेट कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर फिलंथ्रोपिस्ट काफ़ी उस पर अपना चिप इन करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। उसके साथ साथ काशाना है हमारे पास। काशाना जो है बेसिकली बच्चियों के लिए एक ऐसा इदारा है जहाँ पर ऑर्फन बच्चियाँ जो हैं उनको रखा जाता है। तालीम बड़े अच्छे इदारों से दिलवाई जाती है उनको, जो बड़े अच्छे स्कूल्स हैं वहाँ पर उनको तालीम दिलवाई जाती है। उनको खाने का वहाँ पर बाकायदा तौर पर इंतज़ाम और उनके कपड़े, उनके तमाम रिहाइश का हर चीज़ मुकम्मल तौर पे उनको केयर की जाती है।
इस तरह तमाम अजला में हमारे पास इदारे मौजूद हैं। तो यतीम खानों में बेसिकली आपको पता है कि ये माशरे के जो मुख्तलिफ लोग हैं, फिलंथ्रोपिस्ट स्पेशली, उनकी बड़ी अहम जिम्मेदारी है इसके अंदर। हमारे यहाँ चैरिटी बहुत लोग करते हैं, बिल्कुल आपने उस चैरिटी को इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए। मैं बार बार ये रिक्वेस्ट करता हूँ लोगों से कि प्लीज़ जो बेगर्स हैं, जो हमारे ये चौराहों पे आप देखते हैं, उनको पैसे देने की बजाय आप ऐसे इदारों में उन लोगों को दिए जाए जहाँ पर मुस्तहिक हो, क्योंकि वहाँ पर बेगरी को डिस्करेज करना चाहिए। वो भी हमारा एक कोर फंक्शन है, बेगरी के ख़िलाफ़ काम करना। लेकिन वो एक डिफ़िकल्ट काम है ऑब्वियसली, उसके सोशल डिफरेंट आस्पेक्ट्स हैं। लेकिन लोगों से, आपके तवज्जुह से मैं ये लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ आप इन इदारों को, मुख्तलिफ इदारे NGOs के भी हैं, हमारे भी हैं, इनकी कफ़ालत करें, उन बच्चों की कफ़ालत करें, उनको उनकी मदद करें, इंस्टेड के वो पैसे आप बेगर्स को दें जो कि रैकेट्स के ज़रिए चल रहे हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ उसमें शामिल है। तो आपका सही जगहों पर इस्तेमाल होगा। अच्छा, इन बच्चों को पनाह देने के साथ साथ क्या इनकी तालीम, तरबियत, अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कुछ करना चाह रहे होते हैं, इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखा जाता है? बिल्कुल, मैंने जिस तरह बताया, इनको बड़े अच्छे स्कूलों में, एजुकेटर में पढ़ाया जा रहा है, बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाया जाता है। हमारे साथ बहुत से लोग एडवाइजरी कमेटी में शामिल हैं जो कि इनकी कफ़ालत करते हैं, अडॉप्ट करते हैं पैसों के एतबार से। सो इनकी मुकम्मल तौर पर तरबियत का भी ख्याल रखा जाता है। अभी APS स्कूल का जो वाक़या था 16 दिसंबर का, उसकी मुनासबत से मैं ख़ुद गया, मॉडल चिल्ड्रन जो होम है यहाँ पर, बच्चों के साथ हमने वहाँ पर शमे रोशन की और बड़ा अच्छी तरबियत वहाँ पर हो रही है। इस तरह तमाम इस्लाम में हम ये चाह रहे हैं कि और इदारे भी डेवलप हों। NGOs भी अपना बड़ा अच्छा काम कर रही हैं इसमें, SOS विलेज है, राइजिंग सन है, सारे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो अच्छा, इन इदारों में शफाफियत को यकीनी बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो मुखय्यर हजरात इन इदारों में हेल्प कर रहे हैं, जिनकी वजह से ये इदारे चल रहे हैं, तो उनका कंसर्न होता है कि शफाफ तरीके से तमाम अमल चल रहा है, उसको कैसे देखा जाए? देखिए, एडवाइजरी कमेटीज़ बनी हुई है हर चलाने के लिए। उसको एडवाइजरी कमेटीज़ को हेड ही फिलंथ्रोपिस्ट करते हैं। हमारा रोल उसमें बहुत कम होता है, इस लिहाज से हम एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में काम कर रहे होते हैं, लेकिन जो उस पैसों का लेन देन है उसमें हम इन्वॉल्व नहीं होते। पैसों के लेन देन में एडवाइजरी कमेटी जरिए कराए जाते हैं, वो खुद ही पैसे जनरेट करते हैं, जो हम भी पैसे देते हैं वो भी उसी थ्रू स्पेंड हो रहे होते हैं। तो एडवाइजरी कमेटी इज़ द राइट फोरम which is headed by a person who is a private person, जो कि जिसका ताल्लुक गवर्नमेंट से डायरेक्टली नहीं होता। सही। पनाहगाहें शहर में बनाई गई, जिस मकसद के तहत बनाई गई, क्या आप समझते हैं उस पर पूरा उतर है? मेरे ख्याल में उससे ज़्यादा मकसद अचीव हो रहा है। जो हमने सोचा था, प्रॉब्ली इसका कॉन्सेप्ट जो सोचा गया था उससे बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट जो हमें मिला है। अभी मैं आपसे जस्ट फिगर शेयर करूँ, पिछले 1 साल के अंदर हमारे पास जो पनाहगाहें हैं पंजाब में, 8 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ पर रहे हैं। सही। 1 साल में 8 लाख लोगों को ये मुस्तफ़ीद हुए। तकरीबन 40 लाख मील्स उन पनाहगाहों में दिए गए हैं, एक बहुत बड़ा फिगर है। और अगेन इन पनाहगाहों को जो चलाया जा रहा है, ये भी एक फिलंथ्रोपिक एक्टिविटी से चलाया जा रहा है। हम उसको मैनेज करते हैं। लाहौर में इसमें 12 पनाहगाहें हैं। बता दें, इन पनाहगाहों में किन लोगों को पनाह दी जाती है? क्या सिर्फ ये मुसाफिर खानों के तौर पर इस्तेमाल हो रही है, या शहर में वैसे भी जो लोग परेशान हैं, जिनके पास रहने की कोई जगह नहीं है, वो भी यहाँ पर कितनी देर तक कोई यहाँ पे क़याम कर सकता है? कोई SOPs वगैरह? SOP ये है कि 3 दिन तक क़याम कर सकता है। ठीक है। तो 3 दिन के बाद ये बेसिकली वो लोग हैं जो बाहर से आते हैं। ठीक है। ज़्यादातर वो लोग हैं। अब बाहर से आते हैं, नौकरी की तलाश में आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं अपने एजुकेशन की तलाश में, कोई फॉर्म फिल करने के लिए, कुछ अरसे के लिए सेटलमेंट से पहले इनको रहने के लिए कुछ दिन चाहिए होते हैं। हमारे पास और बड़े बुजुर्ग लोग आते हैं, बीमार लोग आते हैं अपने हॉस्पिटल्स के लिए यहाँ पर। ये बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए उन लोगों को कैटर किया जाता है। और अगर आप जाएं पनाहगाह में किस दिन, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप चलें हमारे साथ, हम आपको दिखाएंगे। आप लोगों से खुद बात करें वहाँ पर कि लोगों का सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है। खाना उनको बेस्ट ऑफ द बेस्ट खाना दिया जाता है। हमारा हर अफसर, डायरेक्टर लेवल का अफसर, रोज़ हर पनाहगाह में खाना खाता है। हमने उन ड्यूटीज़ लगाई हैं। मैं खुद हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा वहाँ पर खाना खा रहा होता हूँ। सो हम उनके साथ बैठ के वहाँ पर मौजूद होते हैं। सो इसका एक फंक्शन जो है, मेरे ख्याल में इसकी यूटिलिटी जो है वो बड़ी ज़्यादा है। इसको बढ़ाने की ज़रूरत है और हम बढ़ाने जा रहे हैं। हर डिवीजनल हेडक्वार्टर के ऊपर पूरे पंजाब के अंदर एक पनाहगाह बनाई जा रही है। सही। आपने कहा मैं यहाँ पे खुद खाना भी खाता हूँ, तो मेरे ख्याल से फिर तो हर चीज़ का ख्याल रखा जाता होगा। खाना, सफाई सुथराई, इस चीज़ पे चेक एंड बैलेंस है।
बिल्कुल, मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि आप खुद आकर देखें, या मैं आपको बिल्कुल इस पे इनवाइट कर रहा हूँ, ज़रूर प्लान करें, आप आके खुद देखें और फिर आप इस प्रोग्राम में चलाएं इस चीज़ को कि पनाहगाहों का क्या हाल है, और हमें बताएं ना, आप बगैर बताए पनाहगाह में जाएं। अच्छा, हमें ये इत्तलात मिली थी कि इन पनाहगाहों को सरेशाम ही बंद कर दिया जाता है और ये कह दिया जाता है कि जी स्पेस नहीं है। देखिए, वो हमारा स्पेस कांस्टेंट तो डेफिनेटली है, हमारे पास यहाँ पर 1000 से 1100 लोगों की गुंजाइश है लाहौर के अंदर सिर्फ, लेकिन कुल 102 पनाहगाहें हैं जो कि चल रही हैं पूरे पंजाब के अंदर, लेकिन उसका एक SOP ने डेवलप किया हुआ है। डेफिनेटली आपने जब कोई निज़ाम चलाना है तो किसी ज़वाबित के तहत चलाना है। CNIC ज़रूरी है देखना, CNIC होना चाहिए उस शख्स का, कोई ऐसा शख्स टेररिस्ट ना आ जाए उसकी आड़ में इसका इस्तेमाल कर दे, तो हमने वो चीज़ें देखनी होती हैं। 6 बजे टाइम था, 6 बजे हम एंट्री स्टार्ट करते हैं, लेकिन अभी मौसम की वजह से और बीमार जो लोग हैं उनकी वजह से हमने इस एंट्री को रिलैक्स कर दिया है, केस टू केस बेसिस पे। 5 बजे अब मैंने ऑर्डर कर दिया था, लेकिन जो बीमार लोग हैं वो पहले भी आ सकते हैं। तो इस तरह नहीं है कि एंट्री उसके बाद चलती रहती है जब तक कि आपकी पनाहगाह फुल ना हो जाए। बेशक रात 12 बजे भी कोई आता है, पनाहगाह अगर फुल नहीं है तो उसको अकोमोडेट कर दिया जाएगा, लेकिन ऑब्वियसली हमने चलाना उसको ज़वाबित के तहत है, एक ज़ाब्ता तो यूनिफॉर्म बनाना पड़ेगा। बिल्कुल, वो तो चीज़ें ज़रूरी हैं। देखने वालों को मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? मेरी गुजारिश है लोगों से कि एक फ़लाही रियासत जो है उसमें ऑब्वियसली रियासत की बड़ी जिम्मेदारी होती है, रियासत अपना अदा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो फिलंथ्रोपिस्ट सोसाइटी के बगैर किरदार अदा नहीं कर सकती। हमारे यहाँ जिस तरह चैरिटी दी जाती है, मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी जो फिलंथ्रोपिक एक्टिविटीज़ हैं, जो चैरिटी है, उसको सही जगह पर इस्तेमाल करें। मैं आपको ये नहीं कहता कि हमारे पास इदारों में दें, लेकिन जहाँ आप समझते हैं बैगरी में बिल्कुल ना दें, क्योंकि वो तो अब साबित हो गया है जो बैगरी में आप पैसे दे रहे हैं वो आप अल्लाह की खातिर दे रहे हैं, लेकिन वो इस्तेमाल किसी और जगह पर हो रहे हैं। सो वो मुस्तहिक उस तरह नहीं है। जो मुस्तहिक इदारे हैं, आपके पास NGOs चला रही हैं, हमारे इदारे चल रहे हैं, कफालत करें, एक शख्स अडॉप्ट कर लें हमारे अपने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत, तो इसके ज़रिए आप बड़ा एक पॉजिटिव किरदार अदा कर सकते हैं सोसाइटी के अंदर, ना सिर्फ रियासत के लिए बल्कि अपने लिए, अल्लाह ताला के लिए। ये अल्लाह ताला के साथ सौदा है, दीन और दुनिया की दोनों भलाई आपको मिल जाती है। ये आप बेसिकली तजारत अल्लाह ताला के साथ कर रहे हैं, अल्लाह ताला इसका मुआवजा सिर्फ अल्लाह ताला ही दे सकता है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, सिर्फ और सिर्फ सोचने और समझने की बातें हैं। जहाँ पर हम देख रहे हैं ये इदारे काम करें, वहाँ पर बहुत बड़ी बात है कि आप भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए। और बहुत अच्छी बात की मुदस्सिर रियाज मलिक साहब ने, हम बैगर्स को तो यहाँ वहाँ जो है देखते हैं और उन्हें कुछ दे भी देते हैं, लेकिन आपको एक्चुअली अगर किसी की मदद करनी है तो आप इन इदारों में जाइए और यहाँ पर जाके यतीम बच्चों की कफ़ालत भी आप कर सकते हैं, गरीबों की मदद भी कर सकते हैं। बिलाशुबा इसका आपको सवाब भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। हम गुफ्तगू का सिलसिला जो है आगे बढ़ाएंगे, अपने अगले मेहमान से भी आपकी मुलाकात कराएंगे, लेकिन अभी अपडेट हमारे पास आई है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। जैसे कि आप जानते हैं नेशनल वर्किंग वुमेन डे आज मनाया जा रहा है, तो मुआशरे की उन ख़वातीन को, उन बाहिम्मत ख़वातीन को आज खिराज तहसीन पेश करने की ज़रूरत है जो कि हर तरह के मसाइल का सामना करते हुए अपने घर को भी टाइम दे रही हैं, अपनी जॉब को भी टाइम दे रही हैं, बहुत सारे बाहर अगर फील्ड में काम कर रही हैं तो मसाइल का सामना भी कर रही हैं, फिर भी हिम्मत से अपने काम को आगे लेके चल रही हैं। तो आज जो हमारी मेहमान जिनका तारुफ मैं आपके साथ कराने जा रही हूँ, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सबा नौरीन जो कि लेडी ट्रैफिक वार्डन है। अपनी मेहमान को खुशामदीद कहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चल है सबा? जी मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मैं सबसे पहले तो जिस तरह से मैंने कहा कि आज के दिन की मुनासबत से बिलाशुबा हमारी बाहिम्मत ख़वातीन जो कि फील्ड में आपकी तरह काम कर रही हैं उनको खिराज तहसीन पेश करना चाहूँगी। बिलाशुबा आप लोग मिसाल हैं, हिम्मत है सभी लोगों के लिए। ट्रैफिक पुलिस कैसे ज्वाइन करें? ट्रैफिक पुलिस जो है वो मेरे अब्बू को शौक़ था कि मैं किसी भी फोर्स को ज्वाइन करूं, और फिर पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जब ये वैकेंसीज़ अनाउंस हुई तो मेरे फादर और मदर दोनों ने मुझे इस तरह से सिलेक्शन हो गई। बड़ा मुश्किल होता है, अब ख़वातीन के अपने बड़े तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, क्योंकि आपने बाहर फील्ड में जैसा कि अभी आप काम कर रही हैं, जैसे कि आपने बताया कि ड्यूटी आपकी है जी न्यू एयरपोर्ट के करीब, फील्ड में खड़े होकर काम करना, मौसम की सख्तियों को बर्दाश्त करना, ख़वातीन कहीं ना कहीं कहती हैं कि जी ये तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। आपको कभी फील नहीं हुआ?
नहीं, जब आप ये यूनिफॉर्म पहन लेती हैं तो इसकी रिक्वायरमेंट भी पूरी करना आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मेरा ख्याल है इसकी रिक्वायरमेंट पूरी करना ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं अपनी बजाय ये सोचने के कि मेरी स्किन पे कोई फ़र्क ना पड़े, या मेरा कोई कलर इस तरह से ना हो जाए, तो मैं इस चीज़ को, यूनिफॉर्म को प्रेफर करती हूँ। सही है, आपने बहुत अच्छी बात की है। अच्छा मुझे बताइएगा, पेरेंट्स हमेशा जो है वो सपोर्ट नहीं करते हैं, ख़ास तौर पर लड़कियों को इस तरह की फील्ड ज्वाइन करने के लिए, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? मैंने जैसे कि बताया कि मेरे पेरेंट्स जो थे वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे और वो चाहते थे कि मैं इस तरह फोर्स ज्वाइन अच्छा, करूं। अगर पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हो, फैमिली में लोगों को इश्यूज होने लग जाते हैं, तो कोई ऐसा इशू फैमिली से आया? असल में मेरी फैमिली में को अभी तक ऐसा है नहीं कि जो इस तरह से कोई भी लड़की इस तरह से जॉब कर रही हो, तो मैं आई वाज द फर्स्ट वन और वो लोग बड़े खुश थे। मुझे तो बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला है और बाकी कोई इस तरह की बात अभी तक मेरे सुनने में नहीं आई, सारे खुश ही हैं ऑलमोस्ट। अच्छा, फील्ड में आप काम कर रही हैं, अच्छे वाकयात भी होते होंगे, बुरे भी, कोई अपना अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करें। अच्छा, मेरे एक जब आप यूनिफॉर्म पहन लेते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कोई बुरा एक्सपीरियंस आपके साथ हो। हाँ, लोग आपको मुख्तलिफ़ तरह के लोग मिलते हैं, उनके मुख्तलिफ जो होते हैं रवैये होते हैं, उन सबको डील करना हमें से, क्योंकि हमें ट्रेनिंग दी गई होती है कि पब्लिक को किस तरह से डील करना है। बदतमीज़ी हम उनसे कर नहीं सकते, मार हम उनको नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, तो हमने सिर्फ उनके सम टाइम आ जाता होगा अगर कोई कवानीन की पाबंदी नहीं कर रहा तो स्ट्रिक्ट है। हाँ, क्योंकि मैं वार्न करना भी प्रेफर करती हूँ, लेकिन अगर कोई बंदा अपनी गलती एक्सेप्ट करे तो उसको, लेकिन अगर जो एक्सेप्ट भी ना करे, उल्टा बहस करे और इधर से फ़ोन उधर से फ़ोन कराने की करे वो बात, तो फिर आपको पता है उसके लिए वो टिकट थमाना उसके हाथ में ज़्यादा ज़रूरी होता है। हाँ, यानी आप स्ट्रिक्ट हैं। अच्छा जी, मुझे ये बताइएगा टाइमिंग क्या है आपकी, और उस टाइमिंग के साथ घर को मैनेज करना कैसे पॉसिबल? टाइमिंग हमारी जो है वो मॉर्निंग शिफ्ट ही होती है लेडीज़ की, और 8 to 4 हमने वो अपनी शिफ्ट करने के बाद उसके बाद अपने घर को मैनेज करना होता है, और मेरा ख्याल है काफ़ी अच्छा मैनेज हो जाता है। अच्छा, बहुत सारी ख़वातीन देख भी रही हैं जो कुछ करना चाहती हैं या फिर ट्रैफिक पुलिस से ज्वाइन करना चाहती हैं, माहौल कैसा है? हम बहुत सारे इदारों में देखते हैं ख़वातीन ही आप लेग पुलिंग कर रही होती हैं, परेशान कर रही होती हैं, इन चीज़ों का सामना रहता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। माहौल मेरा ख्याल है हम लोग खुद ही अरेंज करते हैं, हम लोग ही जाके माहौल पैदा करते हैं। कोई भी इदारा, कोई डिपार्टमेंट जो है ना वो माहौल हमें नहीं देता, हमने खुद क्रिएट करना होता है। तो हर तरह के, जैसे कि मैंने आपको कहा कि हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन काफ़ी सपोर्टिव है, काफ़ी सपोर्टिव हमारे सीनियर्स कैसा रहता है जब उन्हें रोड पे लेडी वार्डन नज़र आती हैं? तो कभी अच्छा फीडबैक लोगों का? लोग काफ़ी अच्छा होते हैं, हाँ, लोग सपोर्ट करते हैं, काफ़ी अच्छा फीडबैक होता है, अपने बच्चियों को दिखाते हैं, और स्पेशली जब हम लोग 250 चला रहे होते हैं तो वो और ज़्यादा लोग जो हैं वो शौक से देखते हैं और एक रश फील करते हैं कि ये काफ़ी स्पेशल बंदा, हम खुद बड़ा स्पेशल फील कर रहे होते हैं कि लोग जो है वो हमें अप्रिशिएट कर रहे होते हैं बजाय कोई नेगेटिव कमेंट करने के। कभी इशू नहीं लगा कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हैवी हो गई है और लोग जो है वो कह रहे हैं कि आप यहाँ पे खड़े हैं, ट्रैफिक को आप संभाल नहीं सक रहे, तो मुश्किल सिचुएशन भी हो जाती है, हादसा भी हो जाते हैं, कैसे मैनेज करती हैं? घबराई नहीं कभी? नहीं, मैं नहीं घबराई। वो इस वजह से कि आप जो भी कर रहे होते हैं वो आपके सीनियर्स जो है ना वो आपको सपोर्ट करना उनका ज़्यादा ज़रूरी है, और हमारे जो सीनियर्स, हमारे सीटीओ साहब हैं माशाल्लाह, वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, और वो हमें एक साइड पर रख के खुद आगे हो जाते हैं और हमारे बिहाफ पे फिर वो सारा कुछ करते हैं। तो हमें काफ़ी सपोर्ट है, तो उसमें हमें, मेरा नहीं ख्याल कि घबराना चाहिए। सही। कोई बैड एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? बैड ऐसे छुआ कुछ नहीं है। अगर हाँ, फीमेल्स जिनको हम रोड पे रोकते हैं तो उनका काफ़ी जो रवैया है वो उस तरह से होता है, वो ये समझती शायद आगे फीमेल है तो मैं मैनेज कर लूँगी या निकल जाऊँगी, तो उसके अलावा तो कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ। सही। तो आज के दिन के मुनासबत से कोई आप मैसेज देना चाहें वो ख़वातीन जो कि कुछ काम करना चाहती हैं या जो काम कर रही हैं फील्ड में, परेशान हो जाती हैं छोटी छोटी बातों से, क्या मैसेज देना चाहें? मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप लोग ख़ुद को मोटिवेट करें, आप लोग ना घबराएं बिल्कुल भी। हमारा मुल्क, हमारा जो सिटी है वो बहुत सेफ़ है विमेन के लिहाज, और हमारे पास तो इतने सारे अब तो लॉज हैं और उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी हो रही है, तो कोई आपको हरास नहीं कर सकता, वो आपको खड़े होकर देख नहीं सकता। तो आप लोग खुद को सिक्योर फील करें, और आप खुद एक जो है वो पावर में है और आपको नहीं चाहिए किसी और की सपोर्ट। तो आप घर से बाहर निकलें, अपने स्कूल, कॉलेजेस और वर्क प्लेस पे वेरी कॉन्फिडेंटली, और किसी पे डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद इंडिपेंडेंट हो जाए। बहुत ही ज़बरदस्त मैसेज आपका, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, गुड लक, इसी तरह से आप आगे बढ़ती रहें, काम करती रहें। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम आपको बताने वाले हैं, अगर आपको चाहिए बहुत ही खूबसूरत कंफर्टेबल शूज़ तो आप हील्स जा सकते हैं। यहाँ पर विंटर कलेक्शन भी मुतारिफ़ कराई गई है, शादियों का सीज़न है तो यहाँ पर वेडिंग कलेक्शन भी बहुत ज़बरदस्त है। आप जा सकते हैं, कंफर्टेबल शूज़ की यहाँ पर ख़रीदारी कर सकते हैं और बहुत ही वाइड रेंज यहाँ पर मौजूद है। आपकी चॉइस के मुताबिक आपको यहाँ पर शूज़ मिल सकते हैं, हील्स भी हैं, शूज़ भी अवेलेबल हैं। यहाँ पर आप जा सकते हैं और अपनी पसंद की शॉपिंग कर सकते हैं। ये तो जी हमने आपको बता दिया कि आपको कहाँ से ज़बरदस्त और अफोर्डेबल प्राइस में जूते मिल सकते हैं। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और कुछ हम बात कर लेते हैं महंगाई के, जैसा कि सिलसिला थमने पे नहीं आ रहा है और हर रोज़ गुजरते दिन के साथ चीज़ें महंगी होती चली जा रही हैं। सब्जियों के रेट हम आपके साथ रोज़ाना शेयर करते हैं। मायदा बाहर मौजूद हैं। जी मायदा। जी बिल्कुल है ना, मौसम सरमा की बात करें तो सर्दियों के जो मौसम है बहुत ही खूबसूरत है, ठंड में भी इजाफा देखने में नज़र आ रहा है, लेकिन उसी के साथ साथ जैसे ही सर्दी का आगाज़ होता है तो खूबसूरत सब्जियां जो दिखने में जिनके रंग बहुत खूबसूरत लगते हैं उनकी कीमतों में भी उतना इजाफा देखने में नज़र आता है। लेकिन अभी ताहाल जो है सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। जहाँ एक सब्ज़ी सस्ती है तो दूसरी सब्ज़ी जो है वो महंगी भी देखने में नज़र आ रही है। लेकिन अभी आपको मैं बताती चलूँ और कुछ रेट लिस्ट मेरे पास मौजूद है। सब्जियाँ जो हैं इस टाइम कहीं सस्ती भी हैं तो कुछ की कीमतें जो है उसमें इजाफा भी देखने में नज़र आ रहा है। प्याज इस टाइम जो है वो 28 से 30 रुपये फ़रोख्त यहाँ किए जा रहे हैं और इसी के साथ टमाटर जो है वो 80 से 84 तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं और लहसुन देसी जो है वो 170 से 175 तक फ़रोख्त किया जा रहा है। लहसुन चाइना जो है यहाँ पर 265 से 275 तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी के साथ आलू जो है वो 33 से लेकर 34 रुपये तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। मेथी जो है वो 80 रुपये यहाँ पर फ़रोख्त हो रही है। भिंडी जो है वो 100 और शलजम जो है वो 40 से 30 तक यहाँ पर फ़रोख्त किए जा रहे हैं। बैंगन जो है 50 से 52 तक फ़रोख्त किया जा रहा है। गाजर जो अभी पिछले दिनों में कुछ सस्ती थी लेकिन उसकी कीमत में अभी इजाफा देखने में नज़र आया है। 110 से लेकर 114 रुपये तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। शकरकंदी जो है वो 90 से लेकर 80 तक फ़रोख्त की जा रही है। ये वो सब्ज़ियाँ हैं जिनमें कहीं उतार चढ़ाव जारी है। कुछ सब्ज़ियाँ सस्ती हैं तो कुछ सब्ज़ियाँ जो हैं उनमें कमी भी देखने में नज़र आ रही है। लेकिन फिर भी हमारी जो आवाम है वो ये शिकवा करती नज़र आती है हमारी हुकूमत से कि प्लीज़ जहाँ पर जो चीज़ महंगी है उसको भी सस्ता किया जाए ताकि हमारे शहरियों के चूल्हे जो हैं वो बासानी चल सकें। जी मायदा, थैंक यू सो मच। सब्जियों के रेट आपने हमें बताएं। इसी के साथ ही नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त पहुँचे, अपने इख्तिताम को अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल मुलाकात करेंगे, आपसे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।